Assalamualaikum. So today we have a topic exploring about the cross-cultural psychology. Firstly, we discuss about the cross-cultural design. Cross-cultural design focus on the understanding how design can be informed and influenced by culture and their nuance. The practice of designing for cross-cultural consideration encompasses tailoring and adopting design elements such as image, color, layouts to support customer and business needs. अब क्रॉस कल्चर डिजाइन जो वो होता है, जब हम रिसर्च को स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें पहले फर्स्ट एक डिजाइन क्रिएट करते हैं। हम उसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि क्रॉस कल्चर से कैसे इन्फ्लुएंस हो जाता है, कैसी जो है वो डिजाइनिंग क्रिएट की जाती है, कौन कौन से जो है हम इनकम्पसेस यूज करेंगे, कौन कौन से सिचुएशंस को यूज करेंगे, कौन कौन से कलर्स, इमेजेस, या हम कौन कौन सी जो है वो एलिमेंट्स का यूज करेंगे, वेरिएबल्स का यूज करेंगे, जो कि हमारे एक कस्टमर यानी कि बिजनेस नीड्स के तौर पर जो यूज की जाती हैं, उस बारे में जो डिजाइन हम क्रिएट करते हैं, उसको हम क्रॉस कल्चर में पहले डिजाइन कर लेते हैं और उसके बाद रिसर्च का स्टार्ट करते हैं। फिर कंपैरेटिव क्रॉस कल्चर रिसर्च, ये क्रॉस कल्चर रिसर्च की जो है एक टाइप है। देखिए, क्रॉस कल्चर सर्वे इन कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक स्टडी इन विच द ट्राइब, सोसाइटी एंड कल्चर इज टेकन, यानी कि ट्राइब, सोसाइटी और कल्चर जो को लेकर जो हम स्टैटिस्टिक इक्वेशन क्रिएट करते हैं द ग्लोबल स्टडीज में, हम एक सैंपल यूनिट सैंपल क्रिएट करते हैं, फिर उसको ग्लोबल स्टडी करते हैं, उसकी हाइपोथेसिस, हम एक हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, और हाइपोथेसिस का जो है हम टेस्ट क्रिएट करते हैं, उसको सोसाइटी में हम जब जाकर जो कहते हैं उसको फिजिकली हम जब परफॉर्म करते हैं, तो उसे कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स कल्चरल रिसर्च बोलते हैं, जो कि ये नैरल 1961 टू 2021 उन्होंने ये जो है क्रिएट की थी। उसके बाद है गेटिंग द राइट रिसर्च क्वेश्चन। हमारी किसी भी रिसर्च के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एंड बेहतरीन चीज जो हमने क्रिएट करनी होती है वो होता है क्वेश्चन आयर, कि हम कौन सा क्वेश्चन आयर अपने किसी भी रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं। हम अपने रिसर्च पॉपुलेशन से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं, कौन सा स्केल हम जो है वो यूज कर रहे हैं। तो इट इज लाइकली एट द सम पॉइंट ड्यूरिंग योर डिग्री you will be required to create your own research question. फर्स्टली तो कोशिश करनी चाहिए कि एक छोटा सा क्वेश्चन आए, अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो अपना रिसर्च फॉर्म जो है वो खुद क्रिएट कर लें। खुद क्रिएट करने के बाद आप वो एक पैटर्न बना लें और अपनी रिसर्च पॉपुलेशन से खुद पूछें। इसमें हमारे कुछ स्पेसिफिक इश्यूज जो होते हैं और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और असाइनमेंट को जो हम फोकस कर सकते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। इसमें हम कुछ आउटलाइंस क्रिएट कर सकते हैं जो कि कंप्लीट करती है हमारी रिसर्च के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, हमारे रिसर्च हाइपोथेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। और जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर हम फिर जो है वो स्केल्स का यूज करते हैं, जो कि बने हुए होते हैं, जिनके अंदर हम जो आइडेंटिफाइड होते हैं, वैलिड होते हैं, उनको हम यूज करते हैं। There is a no universal set of criteria for a good research question. Different disciplines have different priorities and requirements. A good research question for a history paper will differ from a good research question for a biological paper. In journal, however, a good research question should be, यानी कि हर रिसर्च के लिए एक जो रिसर्च पेपर या रिसर्च क्वेश्चन आयर तैयार किया जाता है, उसको उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकती हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स एंड प्रायोरिटीज आपकी अपनी बनाई भी हो सकती है कि मुझे इस चीज पर वर्क करना है, तो उसी रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस क्रिएट करनी। अब जब हम एक क्वेश्चन रिसर्च पेपर हमें जो डेवलप करना है वो क्लियर होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, उसमें जो हम पूछना चाहते हैं वो क्लियरली हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो रिटर्न होना चाहिए। उसके बाद नॉट टू ब्रॉड एंड नॉट टू नैरो, यानी कि बहुत बड़े क्वेश्चन आयर्स भी नहीं पूछने चाहिए कि अगला इंसान उनके आंसर करते करते ही थक जाए, या बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए कि आपके जो नीड ऑफ रिसर्च है वो कंप्लीट ना हो। ठीक है। The question should have an appropriate scope. If question is too broad, it will not be possible to answer solely within the word limit. If it is too narrow, you will not have enough to return and you struggle to develop strong argument. ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर साफ उन्होंने बताया हुआ है
कि जो अगर आप बहुत छोटा बड़ा क्वेश्चन लेंगे और फिर उसके ऊपर आप वर्ड्स लिमिट की एक रख देंगे, जैसे कि हम रख देते हैं कि 500 वर्ड्स है, आपने सिर्फ अपना आंसर कंप्लीट करना है, तो फिर वो उसके अंदर बहुत सारी बातें उसके अंदर से वो जो है वो खा जाएगा और वो नहीं करेगा, उसको कंप्लीटली सही तरीके से आंसर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी रिसर्च पर्पस के लिए ठीक नहीं होगा। फिर ऐसे ही अगर आप बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिख देते हैं, तो और उसका आंसर थोड़ा सा ब्रॉड होता है, तो थोड़ा सा ब्रॉड, यानी कि ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो फिर तब भी वो आपको अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल पाएगा फॉर योर रिसर्च, नॉट टू इजी टू आंसर। यानी कि इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं देना चाहिए, इतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं देना चाहिए किसी क्वेश्चन आयर को कंप्लीट करते हुए कि उस पर्सन को लगे कि यार ये तो बहुत इजी है, मैं अभी कंप्लीट कर दूंगा। नहीं, उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देना, नॉट टू मच डिफिकल्ट बट लिटिल बिट डिफिकल्ट, कि वो सोचे कि हाँ मुझे इसके अंदर ये चीज लिखनी चाहिए, ये अगर मैं लिख दूंगा तो इनकी रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो ये चीजें होनी चाहिए। रीजनेबल जो है वो रिसर्चेबल चीजें हमें अपने क्वेश्चन आंसर में ऐड करनी चाहिए, जो हम अपनी क्वालिटी और अपनी जो है वो हमारे रिसर्च मेथड में, हमारे एकेडमिक चीजों में जो है वो हमें सूटेबल क्वेश्चंस, जो जर्नल्स हमने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उनमें जो सूटेबल क्वेश्चंस पूछे गए, वैसे ही क्वेश्चन हमें डेवलप करने चाहिए। अब एनालिटिकल rather than descriptive. Analytical, in other words, that your research question should allow to produce an analytical of an issue, problems rather than a simple description. Analytical descriptions का यूज करना चाहिए, simple descriptions का कम यूज करना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ऐसा बनाना चाहिए कि कोई देखे और पढ़े तो कहे हाँ जी भाई वाकई ये एक इफेक्टिव रिसर्च क्रिएट हो रही है किसी के लिए। तो जब हम एक इफेक्टिव रिसर्च क्रिएट करते हैं ना, तो हमें अपने क्वेश्चन आयर पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये सम पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चन आयर को बनाते हुए या कोई भी क्वेश्चन आयर या स्केल आप जो है वो अपनी रिसर्च के लिए सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कोई साइकोलॉजिकल वेल बीइंग के ऊपर किसी कल्चर की साइकोलॉजिकल वेल बीइंग के ऊपर हम जो है वो एक रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, 2-3 कल्चर्स हमने ले लिए और अब उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग कंपैरिजन क्रिएट करना है हमने, तो हमारे पास एक साइकोलॉजिकल वेलबींग का क्वेश्चन जो है वो साइकोलॉजी में हमारे पास मौजूद है। हमने वो क्वेश्चन उठाया, फिर हमने उसमें चेक किया कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इनमें जो चीजें पूछी गई हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हर कल्चर में उनका पर्सपेक्टिव जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्वेश्चंस को लेकर, अपने इन्फ्लुएंसेस को लेकर, अपनी वैल्यूज को लेकर, अपनी थॉट्स को लेकर। तो उनकी जब चीजें डिफरेंसेस की तरफ आती हैं, तो फिर वो चीजें हम जब किसी साइकोलॉजिकल वेलबींग से, यानी कि एक कल्चर, एक एशियन कल्चर का पर्सन, फिर इसी तरह हमने एक वेस्टर्न कल्चर के पर्सन को साइकोलॉजिकल वेलबींग का स्केल दे दिया, एक हमने अफ्रीकन कल्चर को दे दिया, इसी तरह हमने एक पाकिस्तानी कल्चर, एक इंडियन कल्चर वाले को दे दिया। अभी हमारे पास 5 कल्चर्स आ गए, ठीक है, 5 डिफरेंट कल्चर, जिनको हमने साइकोलॉजिकल वेलबींग का क्वेश्चन ऐड दे दिया और उन्हें कहा कि आप अपने कल्चर की थॉट्स अपने माइंड में रखकर इसको जो है वो फिलअप करें। तो जब वो अपने कल्चर की थॉट्स को अपने माइंड में रख कर उसको फिलअप करेंगे ना, तो आपको एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है वो एक डाटा मिल जाएगा, जिसकी फिर आप एनालिसिस करेंगे, जिसको एनालिटिकल जो है वो आप कंप्लीशंस करेंगे उसके अंदर। फिर है डिजाइन्स दैट एस्टैब्लिश लिंकेज बिटवीन कल्चर एंड साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स। अब इसके अंदर जो है वो हमारा जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं वो हमारे कल्चर में और हमारे साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स में क्या लिंक क्रिएट करता है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। कि हम जो हमने अनपैक स्टडी करनी होती है, जब हम उसकी कल्चरल और साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स और जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके कॉन्सेप्चुअल फैक्टर्स को जब हम इवेल्युएट करते हैं, तो हमारी जो थॉट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है वेरिएशन के वेरिएबल्स के टारगेट पर, कि हमने कौन कौन से टारगेटेड को अक्रॉस द कल्चर्स हम कंपेयर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है वो जो स्टडी ऑपरेट की गई, इसमें जो until nothing is left according to the photograph and when visual joy and when the couple. The situation is as follows: the unpacking studies culture and specified variables is replaced by their more specific variable in order to and observe differences. अब इसमें ऑब्जर्व डिफरेंसेस, ऑब्जर्वेशन जो आती है वो हमारी साइकोलॉजी में आती है,
साइकोलॉजी में आती है, और जो कल्चर का इन्फ्लुएंस आता है वो हमारे कल्चर में आता है। तो दोनों की जब वेरिएबल्स को कॉन्टेक्स्ट किया जाता है तो एक स्टैटिस्टिकली जो है ना हमें एक स्टैटिस्टिक रिसर्च मिलती है। तो ये कंपैरिजन है साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स और कल्चरल वेरिएबल्स को आपस में जो है वो लिंकेज करके रिसर्च करने का।